Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as poem 448. This was a poet, it is that by Emily Dickinson. This is included in a subject American Literature which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले एमिली डिकिंसन की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो शी वाज बोर्न ऑन 10th of December 1830 Amherst, Massachusetts. Death, she was died on 15th of May 1886 Amherst, Massachusetts. Nationality, so she was an American. Occupation, so she was a poet by profession. Next, we talk about key facts. So she came from a well-educated, prominent family. She attended Amherst Academy and Mount Holyoke Female Seminary. Left after 1 year. She lived a reclusive life, especially after her 30s. Reclusive life क्या होती है? एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें दुनिया से किनारा कशी की गई हो, ठीक है, यानी जो अलग थलग रहकर गुजारी गई हो. शी रोट अबाउट 1800 poems, मोस्टली अनपब्लिश्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. शी यूज्ड unusual punctuation, slant rhyme and explored themes like death, nature and immortality. If we talk about slant rhyme को हाफ राइम भी कहते हैं, ठीक है. इट अकर्स व्हेन टू वर्ड्स शेयर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल साउंड्स. फॉर एग्जांपल हिल एंड फुल. ओनली 10 poems published while she was alive and they were heavily edited. She was died of kidney disease, Bright's disease, at the age of 55. Next, she gained fame after death when her poems were discovered and published. Now seen as one of America's greatest poets. नेक्स्ट चलते हैं जो आज की हमारी पोएम है, पोएम 448. दिस वॉज अ पोएट इट इज़ दैट distills amazing sense from ordinary meanings and utters so immense. अब इन लाइंस की समरी और इंटरप्रिटेशन दोनों को हम डिस्कस करेंगे. पहले चलते हैं समरी की तरफ. एमिली डिकिंसन जो हैं स्टार्ट में एक ट्रू पोएट, एक सच्चे शायर की तारीफ यूं करती हैं कि वो एक ऐसा शख्स होता है, वो एक ऐसा इंसान होता है जिसमें जो आम तजर्बात हैं, जो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हैं या आम ज़बान है, ठीक है, उससे गहरे और हैरत अंगेज़ जो मीनिंग्स हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट करने की जो एक रेयर एबिलिटी है, एक नायाब सलाहियत है, वो उसमें मौजूद होती है. जो पोएट होता है वो मीनिंग को डिस्टिल्स करता है. अगर हम बात करें डिस्टिल्स क्या होता है बेसिकली, तो अगर डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है कि लिक्विड को हीट करना तब तक जब तक कि वो गैस में चेंज ना हो जाए और फिर उसको जो है वापस कूल करके जो है लिक्विड बनाना, ये डिस्टिलेशन का वैसे प्रोसेस है. ये किया क्यों जाता है? किसी चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए, किसी चीज़ को प्योर बनाने के लिए. तो पोएट जो है वो मीनिंग को डिस्टिल करता है. इसका मतलब क्या है? यानी कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना या फिर जो है रिफाइन करना, सेम उसी तरह से डिस्टिल करता है जैसे कि फूलों से अतर निकाला जाता है और यूं जो रोज़मर्रा को कुछ कीमती और ताकतवर चीज़ में वो बदल देता है. ये पोइट की एक रेयर एबिलिटी होती है. इसकी इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें, जो वर्ड डिस्टिल्स का यूज़ किया गया है, ठीक है, ये एक बारीक बीनी से निखारने के अमल को जाहिर करता है, जिसका मतलब ये है कि जो पोएट है वो इन चीज़ों को लेता है जिन्हें दूसरे नज़रअंदाज कर देते हैं और इन्हें गैर मामूली बना देता है, ठीक है. जो लफ्ज़ है अतर, जो कि एक कंसनट्रेटेड जो है वो परफ्यूम है, एक खुशबू है, ये इस जौहर या रूहानी दौलत की अलामत है जिसे शायर मामूली चीज़ों से हासिल करता है. नेक्स्ट चलते हैं. फ्रॉम द फेमिलियर स्पीशीज दैट पेरिश्ड बाय द डोर वी वंडर इट वॉज नॉट आवर सेल्स अरेस्टेड इट बिफोर. इसकी समरी देख लेते हैं.
तो जो शायर होता है, जो पोएट होता है, वो किसी आम सी चीज़ को, इवन जैसे दरवाजे के बाहर मुरझाया हुआ फूल है, इसे अहमियत दे सकता है और इसमें मीनिंग तलाश कर लेता है। जबकि हम जो शायर नहीं हैं, हम हैरत में मुब्तला रह जाते हैं कि हमने खुद पहले इस मफहूम को क्यों नहीं महसूस किया या हमने इसको क्यों नहीं समझा, हमने इसका मीनिंग जो है पहले क्यों नहीं निकाला। नेक्स्ट चलते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ। एमिली डिकिंसन जो है पोइट की तेज तर और उसकी जो गहरी परसेप्शन है उसको उजागर करती हैं। जहां आम लोग रोज़मर्रा चीज़ों को, जैसे कि एक मुरझाता हुआ फूल है, उसको मीनिंगलेस समझते हैं, और शायर जो है इसके मीनिंग और इसकी खूबसूरती को पकड़ लेता है, उनको कैद कर लेता है। और ये स्टेंजा इस बात पर जोर देता है कि शायर वो कुछ देख लेता है जो दूसरों की नज़रों से ओझल रहता है, ठीक है, जिसको दूसरे देख ही नहीं पाते। नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ पिक्चर्स द डिस्क्लोजर द पोएट इट इज़ ही एंटाइटल्स अस बाय कंट्रास्ट टू सीजलेस पॉवर्टी। इसकी समरी की तरफ चलें तो जो शायर होता है वो तस्वीरों को जाहिर करने वाला है, ठीक है, वो छुपी हुई तस्वीरें और जो सच्चाइयाँ हैं, ठीक है, उनको रिवील करता है। और इसके बरक्स हम जो बाकी जितने भी लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल यानी फ़िक्री और इमेजिनेटिव जो गुर्बत है उसमें जीते हैं, और हम इस काबिल नहीं होते कि वो कुछ देख सकें या बयान कर सकें जो शायर देखता और जाहिर करता है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ। तो ये जो फ्रेज़ है इसके बरक्स इस बात को जाहिर करता है कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल गुर्बत है, जो हमारी फ़िक्री गुर्बत है, ठीक है, वो सिर्फ इस वक्त जाहिर होती है जब इसे शायर की जो बसीरत की दौलत है उससे मवाजना किया जाए। एमिली डिकिंसन पोइट को एक विजनरी कहती हैं, ठीक है, एक साहिबे बसीरत फ़र्द के तौर पर पेश करती हैं कि जो गहरे हक़ाइक़ को बेनकाब करता है, और जबकि बाकी जो लोग हैं इन हक़ाइक़ से, इन रियलिटी से बेखबर होते हैं, गाफिल होते हैं, या फिर वो अंधे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ पोर्शन सो अनकॉन्शियस द रॉबिंग कुड नॉट हार्म हिमसेल्फ टू हिम अ फॉर्चून एक्सटीरियर टू टाइम। इसकी समरी और इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं। जो पोइट की वेल्थ है, यानी कि जो शायर की दौलत है, जिसमें उसकी इंसाइट है, उसकी बसीरत है और उसकी क्रिएटिविटी है, यानी उसकी तख्लीकी सलाहियत है, इतनी फितरी और लाशऊरी होती है कि अगर दूसरे लोग इसे चुराने की कोशिश भी करें तब भी वो कम नहीं होती। और इसकी ये एबिलिटी एक ऐसी ब्लेसिंग है, एक ऐसी नेमत है जो वक्त से मावरा है, यानी कि दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ टाइम। वक्त का इस पर कुछ असर नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा कायम रहने वाली है। और जो ये वर्ल्डली टेंशन्स हैं, जो वर्ल्डली कंसर्न्स हैं, जो दुनियावी परेशानियां हैं, इससे ये मुतासिर नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ। तो लास्ट स्टेंजा शायर को एक लाजमानी, ठीक है, एक टाइमलेस और तकरीबन रूहानी मुकाम पर जो है वो ले जाता है। शायर की ज़ात जो है वो नाकाबिले तस्खीर और दायमी है, और इसकी जो तख्लीकी दौलत है, इसकी जो क्रिएटिव वेल्थ है, ठीक है, वो मटीरियल नहीं है बल्कि वो इटर्नल है, वो अब्दी है, जो ना ज़वाल पजीर हो सकती है और ना ही चुराई जा सकती है। तो ये थी ओवरऑल पोएम और इसकी डिटेल्ड समरी विद इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ। तो फर्स्ट है द पोएट्स यूनिक परसेप्शन, यानी कि शायर की मुनफरद जो बसीरत है। एक जो ट्रू पोएट होता है, एक सच्चे शायर में एक तरह की रूहानी या पुर असरार जो सलाहियत है वो मौजूद होती है। वो आम सी चीज़ों में भी गैर मामूली जो पहलू है वो देख लेता है, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी में भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट्स देख लेता है। नेक्स्ट है कंट्रास्ट बिटवीन पोएट एंड कॉमन पीपल। शायर को जितने भी आम लोग हैं, ठीक है, उनसे उसकी ये सलाहियत जो है वो उसको कह लें कि सेट अपार्ट करती है, उसको मुमताज़ करती है कि वो इन देखी हकीकतों को फंड में ढाल सके, ठीक है, जबकि जो बाकी लोग हैं रूहानी या तख्लीकी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो जो थीम है वो है द इटर्नल नेचर ऑफ आर्ट, यानी कि जो फ़न है उसकी अब्दी फितरत। शायर का जो हुनर है, ठीक है, उसका जो गिफ्ट है ये लाजवाल होता है, ठीक है, ये टाइमलेस होता है। और ये जो मटीरियल बाउंड्रीज़ हैं, मटीरियल लिमिट्स हैं, मादी हदूद है, ठीक है,
हत्ता कि जो मौत भी है, ठीक है, उसके भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसका लास्ट थीम है क्रिएटिव प्रोसेस एस एल्केमी, ठीक है, यानी कि जो तख्लीकी अमल बतौर कीमिया। एमिली डिकिंसन शायरी को कीमिया या कशीदगी यानी कि डिस्टिलेशन, ठीक है, उससे तशबीह देती है, जहां आम चीज़ों को बेपनाह खूबसूरती और मीनिंग में जो है वो चेंज किया जाता है, उसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तब्दील किया जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.